नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत ही मस्त होंगे और मेरा ये यहाँ पर पहला लेक्चर होने वाला है और हम यहाँ पे आपको यूपी एग्ज़ाम्स नोट्स के नाम से यहाँ पे चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपके यूपी एग्ज़ाम में यानी कि यूपी के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न परीक्षाएँ होती हैं, उसमें आप देखेंगे तो यूपी जीके पूछा जाता है, यूपी कंप्यूटर पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा और मैं आपसे इतना वादा करता हूँ, आप बढ़िया से बढ़िया किताब ले आइए, बढ़िया से बढ़िया। उसका क्रक्स मटेरियल मैं आपको बहुत तगड़े तरीके से दूँगा और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारे पॉइंट कवर करके 10-20 किताबों का निचोड़ डालकर मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है ना? जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं वन शॉट वीडियो में उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना को देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी कठिन से कठिन, सरल से सरल हमारा जो आयोग है प्रश्न बना सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। और सभी का आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो, आप पढ़ के रिवीजन करिएगा और इसका जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ और नोट्स है, वो आप लोग यूपी जीके का जो पीडीएफ और नोट्स है, आप लोग यूपी एग्ज़ाम टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है? नाम क्या ध्यान देना यूपी एग्ज़ाम नोट्स ऑफिशियल है। क्या है? ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए। सबसे पहले देखते हैं भौतिक संरचना के बारे में देखते हैं तो मतलब ये कहाँ पर स्थित है अपना जो उत्तर प्रदेश है कहाँ पर स्थित है सबसे पहले यही पॉइंट आता है तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है कहाँ पर स्थित है पेपर में आ जाए तो जो उत्तर प्रदेश है यह भारत के उत्तर मध्य में स्थित है अच्छा उत्तर मध्य में स्थित होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं एक सीमांत राज्य अच्छा सीमांत राज्य का मतलब होता है वह राज्य जो सीमाओं से घिरा होता है वह राज्य जो सीमाओं से घिरा होता है उसे सीमांत राज्य कहते हैं तो आखिरकार उत्तर प्रदेश को सीमांत राज्य क्यों कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर मध्य में स्थित है और इसके चारों तरफ सीमाएं हैं अच्छा कैसे सीमाएं हैं जैसे कि आप देखेंगे नेपाल के सीमा से घिरा हुआ है उत्तराखंड के सीमा से घिरा हुआ है हिमाचल प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है अगर उधर आप पश्चिमी में आएंगे तो हरियाणा से घिरा हुआ है दिल्ली से घिरा हुआ है ठीक है ना और किससे घिरा हुआ है राजस्थान से घिरा हुआ है ओके और वहीं पर आप जब दक्षिण साइड की ओर आएंगे तो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और वहीं पे जब हम दक्षिण और पूर्व साइड की जाएंगे तो यह झारखंड छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है और जब पूरब की ओर जाएंगे तो ये किससे घिरा हुआ है बिहार से घिरा हुआ है अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक सीमांत राज्य है समझ में आया ना अब इसकी ग्लोब पर स्थिति देखा जाए तो जो इसकी ग्लोब पर स्थिति है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है ध्यान देना उत्तरी अक्षांश में पेपर में है कितना एक 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है और वहीं पर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है तो ये क्या रहा बेटा ग्लोब पर स्थिति रही क्या रहा ग्लोब पर स्थिति कभी कभी दे देता है कि कुल अक्षांशी और कुछ कुल देशांतरी विस्तार बताइए तो कुल अक्षांशी की बात करें तो ये 7 डिग्री 36 मिनट है और अभी देशांतरी की बात करें तो ये कितना है 7 डिग्री 9 मिनट ये क्या है हमारा देशांतरी विस्तार है क्लियर है ना क्लियर नहीं एक बार बताइएगा अब देखिएगा एक होता है पूरब क्या होता है बेटा पूरब होता है एक क्या होता है पश्चिम होता है एक क्या होता है उत्तर होता है एक क्या होता है दक्षिण होता है तो ये हमारा क्या हो गया ऐसे मैप हो गया अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो जो पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर है अगर हम लोग पूरब से पश्चिम या पूरब से पश्चिम आए कितना होगा 650 किलोमीटर ये दूरी और वहीं पर
जो उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है 240। अच्छा पेपर में दे दिया दक्षिण उत्तर, तब भी क्या रहेगा 240 रहेगा। ये सारे पॉइंट कवर कर लीजिएगा। और इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। किस बेटा है वर्ग किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत के, तो ध्यान देना 2,40,928 किलोमीटर। अच्छा अगर हम प्रतिशत में बात करें, सर हम प्रतिशत में बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 7.33% हो जाएगा। पूरे भारत का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना है 7.33% है। अच्छा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश अपना आता है यह चौथे स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है चौथे स्थान पर आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अच्छा गुरुदेव किलोमीटर स्क्वायर लिख दे क्या, नहीं बेटा, अगर आप एस्टिमेशन करेंगे जब तो वहां पे क्या रहता है कि वहां पे क्या रहता है यहाँ पे वर्ग किलोमीटर हो जाता है, क्या होता है वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। अच्छा सबसे पहले पे क्या है गुरुदेव राजस्थान, दूसरे पे क्या है मध्य प्रदेश, तीसरे पे क्या है बेटा महाराष्ट्र, और चौथे पे क्या है उत्तर प्रदेश है। वैसे आप लोग हमारे साथी ही हैं, तो यहाँ पे बेटा सब निकल जा रहा है और सब निकल जा रहा है, क्योंकि मैं मेरे आपके आशीर्वाद से, आपका ही चैनल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैं कक्षा 12वीं के स्टूडेंटों के पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे उनको बेटा बेटा कहने की आदत है। धीरे धीरे सुधार लेंगे, माफी चाहते हैं इसके लिए, ठीक है ना, आदत पड़ गई है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पे। ये सारे पॉइंट कवर है नहीं, कवर हुआ ये सारे पॉइंट, ठीक है ना, कवर हुआ। चलिए आगे देखेंगे अक्षांश उत्तर प्रदेश की उत्तर में, अगर हम लोग अक्षांश की स्थिति देखें, ठीक है ना, तो जो उत्तर प्रदेश है जो उत्तर साइड में किस किस सीमा से साझा करता है, किस किस राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उत्तर में उत्तर जो प्रदेश है वो नेपाल और उत्तराखंड की सीमाएं साझा करता है। ध्यान देना उत्तर में किधर, ये उत्तर साइड की ओर है, ये क्या है उत्तर साइड की ओर है। यहां पर ये उत्तर साइड की ओर, ये उत्तर साइड की ओर ये आई ये इमेज है, ये उत्तराखंड और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान देना उत्तर प्रदेश उत्तर साइड की तरफ, उत्तर प्रदेश उत्तर साइड की तरफ उत्तराखंड और नेपाल से सीमा साझा करता है। कुछ ये उत्तराखंड से लगा हुआ है और इधर ये कुछ क्या है नेपाल से लगा हुआ है। मान लीजिए कुछ ये साइड किससे घिरा हुआ है उत्तराखंड से इधर, और कुछ इधर साइड नीचे की तरफ किससे घिरा हुआ है नेपाल से। ये किससे है, ये उत्तराखंड उत्तराखंड और ये किससे नेपाल से। किधर उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश किस किस सीमा किससे सीमाएं साझा करता है उत्तराखंड और नेपाल से सीमा साझा करता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक अगला है उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया ये पश्चिम हो गया, क्या हो गया पश्चिम हो गया। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम यहाँ पर, उत्तर और पश्चिम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। कौन, अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर की तरफ दो, एक देश क्या है यहाँ पे नेपाल, और 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्यों में पहला राज्य कौन सा है उत्तराखंड, उसके बाद ये पश्चिम हो गया। अब उत्तर और पश्चिम में क्या है यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे हैं तो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। अब पश्चिम की तरफ देखेंगे, अब पश्चिम ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, नीचे क्या है दक्षिण है। पश्चिम की तरफ ये 3 राज्यों सीमा साझा करता है। कौन कौन यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा हरियाणा और क्या दिल्ली, और क्या यहाँ पे राजस्थान, क्या है राजस्थान, राजस्थान से सीमा साझा करता है। पश्चिम की तरफ 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, दिल्ली, हरियाणा
और क्या है, दिल्ली, हरियाणा और क्या है, राजस्थान। दिल्ली इसमें से जो है यह केंद्र शासित प्रदेश क्या है, केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा साझा करता है। नीचे चले आइए, नीचे आएंगे तो ये क्या बेटा, दक्षिण है। ये क्या भाई, दक्षिण है। दक्षिण में किससे साझा करता है सीमा, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, वहीं पर अगर देखेंगे दक्षिण और पूर्व साइड, ये दक्षिण हो गया, ये क्या हो गया, पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में किस किस से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा साझा करता है। किससे, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। अच्छा अच्छा, एक ही रहेगा, केवल केवल क्या, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, झारखंड नहीं। और वहीं पे पूर्व में बिहार और झारखंड की सीमाएं राज्य को स्पर्श करती है, राज्य को स्पर्श करती है। क्लियर है ना, एक बार बताइए यहाँ पे क्लियर नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार बताएंगे क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियों। अच्छा, हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में कौन कौन है, आ, यहाँ पे है उत्तराखंड और नेपाल में फैली हुई हैं, फैली हुई हैं। ठीक है ना, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य श्रेणियों और पूर्व में गंडक नदी है। ध्यान देना, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में क्या बेटा, यमुना नदी है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी है, क्या है, यमुना नदी है। और वहीं पे जो दक्षिण साइड की ओर क्या है, विंध्य श्रेणियां हैं। इन्हीं विंध्य श्रेणियों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बुंदेलखंडी। क्या बोला जाता है, बुंदेलखंड बोला जाता है। तो पेपर में आता है, पेपर में ये सारे पॉइंट आएंगे जो जो मैं आपको बता रहा हूं। अब तो यार यूपी में देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी जैसे विभागों में प्रश्न नेक्स्ट लेवल के आते हैं। अभी हम जो पीवाई क्यू आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में हम करवा रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की अगर सीमाएं की बात करें तो उत्तर में किससे था, उत्तर में हमारे दो थी, एक नेपाल था, एक क्या था, उत्तराखंड था। और जो नेपाल और उत्तराखंड है इन्हीं को शिवालिक श्रेणियों के नाम से जानते हैं। किससे नाम जानते हैं, शिवालिक श्रेणियों के नाम से जानते हैं। किसको, उत्तराखंड और नेपाल तक फैली हुई है। वहीं पर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की बात करें, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में यमुना नदी है। कहाँ है, यमुना नदी है। और वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर विंध्य श्रेणियां हैं, विंध्य पर्वत हैं। क्या है, पर्वत हैं। अच्छा, शिवालिक पर्वत हैं। क्या है, श्रेणियां मतलब पर्वत, जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े। अब पूर्व में क्या है, गंडक नदी है। पूरब की तरफ किससे घिरा हुआ है, गंडक नदी से घिरा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अगर जलवायु की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है कैसी है, तो जलवायु के अगर पेपर में आए तो उपोष्ण मानसूनी या समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो मानसून है कैसी है, उपोष्ण मानसूनी है या समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय प्रकार की यहाँ की मानसून है। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला हम देखेंगे भूगार्भिक संरचना। भूगार्भिक संरचना मतलब वो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, मतलब कि ये किससे मिलकर बना हुआ है क्या नहीं है, चलिए देखते हैं। भूगार्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक हिस्सा है। यह टूटकर, यह एक गोंडवाना द्वीप था, महाद्वीप था, जिसका एक भाग टूटकर उत्तर प्रदेश का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से हुआ है। जो विंध्य क्रम की जो शैलें हैं, जितनी भी शैलें हैं, किस युग में, प्री कैम्बियन युग में विंध्य शैलों के क्रम से हुआ है। किसका हुआ है, गोंडवाना
लैंड महाद्वीप का निर्माण। इसीलिए देखते हैं विंध्य के पर्वत बोला जाता है। तो विंध्य के पर्वत किसको बोला जाता है? गोंडवाना लैंड महाद्वीप को बोला जाता है। और एक हिस्सा इसका टूटकर आकर भारत से जुड़ गया था, और इसी से किसका निर्माण हुआ है? उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? तो ध्यान देना, गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक हिस्सा जब टूटा था, उससे उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है। अच्छा, गोंडवाना लैंड महाद्वीप किससे निर्मित था? किससे निर्मित हुआ था? तो प्री कैम्बियन युग में जो विंध्य क्रम की जो जितनी भी शैली थी, उससे हुआ था। समझ आया ना? विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव पाया जाता है। अभाव, अभाव का मतलब है कि वहां पे जीवाश्म अवशेष हैं ही नहीं, यानी कि वहां पर जीवाश्म अवशेष थे ही नहीं। तो पेपर में आए, अभी यहीं से पेपर में आया था कि उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा था। हाँ, तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा है। अच्छा, पेपर में आ जाए कि उत्तर प्रदेश का निर्माण किस शैलों से हुआ था? तो प्री कैम्बियन युग में विंध्य क्रम के शैलों से हुआ था। ठीक है। दूसरा, क्या विंध्य क्रम की शैलों पर या पहाड़ों पर जीवाश्म पाए जाते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते थे। इस क्रम में केवल चूने के पत्थर पाए जाते हैं। डोलोमाइट और बलुआ पत्थर इत्यादि शैलें पाई जाती है। कौन कौन से? चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट विंध्य क्रम में या विंध्य क्रम के श्रेणियों पर पाई जाती है। एक ये प्रश्न बना था, एक ये प्रश्न आपका कोई एग्जाम था यूपी में एलटी ग्रेड का, वहां से प्रश्न बना था। क्या था ये? आद्य कल्प में निर्मित निस शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड निस के नाम से जाना जाता है। अब पेपर में आया था कि आद्य कल्प में बुंदेलखंड का निर्माण किस शैलों से हुआ था? आद्य कल्प में, हाँ, बुंदेलखंड का निर्माण किस शैल से हुआ था? तो निस शैलों से हुआ था। क्या हुआ था? निस शैलों से हुआ था। तो आद्य कल्प में निस शैलों से बुंदेलखंड का निर्माण हुआ था, और इसे ही बुंदेलखंड निस के नाम से जाना जाता है, जिससे लाल ओरथोक्लेज, फेल्सपार, लाल क्वार्टज, हार्नब्लेड, फ्लोराइड आदि खनिज पाया जाता है। अगला, दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य गंगा यमुना मैदान है, और यह मैदान प्लेस्टीन युग से आज तक अवसादों के निक्षेपों का क्या परिणाम है। और इस मैदान में संचित कांप, संचित कांप का मतलब होता है, काप का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। इकट्ठा किया गया उपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि मोटी परतें होती हैं, और इन्हीं प्राचीन पाप निक्षेपों को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और नवीन काप निक्षेपों को खादर के नाम से जानते हैं। और ये देश की बहुत उपजाऊ भाग होता है। यह उत्तर प्रदेश की क्या है? बहुत उपजाऊ भाग होता है। पेपर में आ जाए, गुरुदेव प्राचीन निक्षेपों को बांगर, प्राचीन का आपका मतलब होता है जो पहले से, जो पहले से इकट्ठा 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 किए गए उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी को किसके नाम से जानते हैं? प्राचीन काप निक्षेपों को बांगर। यही प्राचीन काप का मतलब होता है जो पहले से ही इकट्ठा किए गए उपजाऊ मिट्टी होते हैं, उनको हम लोग प्राचीन काप निक्षेपों को बांगर कहते हैं। और नवीन काप निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। यह देश की बहुत उपजाऊ भाग है। शिवालिक क्रम की पहाड़ियों में सहारनपुर में स्थित अमासोट चोटी 957 मीटर उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। अब पेपर में आता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सहारनपुर में स्थित
अमासोट चोटी, अमासोट चोटी, ठीक है ना, जो कि कितना है 957 मीटर है। शिवालिक श्रेणी में जब नदियां गंगा यमुना मैदान में प्रवेश करती हैं तो शुरुआत के कुछ क्षेत्रों में कंकड़, पत्थर और मोटे बालू का निक्षेप करती हैं। जिन क्षेत्रों तक ये कंकड़, पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं उनको भाभर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाभर क्षेत्र। यहाँ यानी कि जहां पर कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? भाभर क्षेत्र। और भाभर क्षेत्र के बाद जो महीन अवसाद वाले समक्षेत्रों को क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, जब हमारा ये जो कंकड़ और पत्थर टूटते हैं तो किसका निर्माण होता है? मिट्टी का होता है निर्माण। जब मिट्टी बनेगा तो ये क्या रहेगी? उपजाऊ रहेगी। ये क्या रहेगी? उपजाऊ रहेगी। यानी कह सकते हैं भाभर क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता और हमारा जो महीन अवसादों वाला समतल तराई क्षेत्र होता है इसमें कृषि की जा सकती है। और जब कृषि की जा सकती है तो ये क्या होता है? उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है। कंकड़ पत्थर हैं तो क्या उसमें ट्रैक्टर चलेगा? अरे भैया बिल्कुल भी ट्रैक्टर नहीं चलेगा। और जब ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं तो क्या उपजाऊ क्षेत्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या है? कंकड़ पत्थर है मोटे मोटे। तो यानी कि जो भाभर क्षेत्र होता है ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता, ये कृषि करने की योग्य भूमि नहीं है, जो कि हमारा क्या है? जिसमें कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं। और भाभर क्षेत्र के बाद नीचे क्या पाया जाता है? महीन अवसाद वाला समतल जो तराई क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है ना? क्लियर नहीं? तो बांगर और खादर समझ आया? जो पुराने निक्षेप हमारे काप निक्षेप होते हैं उनको बांगर कहा जाता है, नवीन काप निक्षेपों को खादर। और बांगर खादर क्या होते हैं? बहुत उपजाऊ होती है। समझ में आया ना? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला है उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र, अभी हम समझा रहे हैं। उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र, फिर है मध्य का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। देखिएगा यहाँ पे क्या है? पर्वत है। यहाँ पे क्या है? पर्वत। जब पर्वत टूटता है, जब पर्वत टूटता है तो क्या करता है? छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाता है कि नहीं? छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आता है। और जब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आएगा, अब ये किधर है? उत्तर साइड की ओर। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? पूरब है। और ये आपका क्या है? पश्चिम है। तो उत्तर की तरफ देखेंगे तो जो पहाड़ हैं जब टूटेंगे तो छोटे छोटे क्या लाएंगे? कंकड़ पत्थर लेकर आएंगे। और जब कंकड़ पत्थर आएंगे तो इसे क्या बोलते हैं? भाभर चित्र। क्या बोलते हैं? भाभर चित्र। और जब ये फिर अब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं तो ये घिसते घिसते महीन अवसाद कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं नीचे की तरफ। अब ये महीन हो गए तो इनको क्या बोल देंगे? अभी जब जब ये महीन हो जाएंगे, जब ये क्या हो जाएंगे? महीन हो जाएंगे तो इनको बोल देंगे खादर। क्या बोलते? सॉरी, क्या बोल देते हैं? तराई क्षेत्र। क्या बोल देते हैं? तराई। समझे है ना? फिर अब बीच वाला जो भाग है इसमें क्या है? गंगा और यमुना है, तो इसको बोलते हैं गंगा यमुना। यमुना दोआब। क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। दोआब बोला जाता है। तो मध्य का मैदानी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? गंगा यमुना का दोबाब। और फिर नीचे की तरफ दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। ये क्या है? पठारी क्षेत्र है। ये क्या है आपका? पठारी क्षेत्र है, जहां पे कृषि योग्य भूमि उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है ना? तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो अपना जो उत्तर प्रदेश है 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है क्या है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अच्छा ठीक है। मध्य का मैदानी क्षेत्र को और क्या बोलते हैं गुरुदेव? गंगा यमुना का दोआब।
दोआब के नाम से जानते हैं। अभी ये जूनियर असिस्टेंट्स के पेपर में आया था कि मध्य के मैदानी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गंगा यमुना का दोआब। जब मैं करवाऊंगा तो पूरा उसमें सॉल्व आपका रहेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना? सबसे पहला, उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र। उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र पढ़ेंगे अब एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, भावर क्षेत्र। ये भावर क्षेत्र क्या होता है? उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होता है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को किससे जानते हैं? भावर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, यानी कि शिवालिक, शिवालिक श्रेणियों में स्थित है, श्रेणियों में स्थित है। यह पश्चिम से, यह पश्चिम की सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर का जो है मंडल क्या है? पडरौना है। कुशीनगर क्या है? पडरौना है। ये जब हम देखेंगे जिलों के भिन्न नाम वाले जितने भी मंडल है, तो उसमें देखेंगे तो कुशीनगर का देवरिया है, लेकिन कुशीनगर का क्या है? पडरौना है। जैसे अमेठी का क्या है? अमेठी का क्या है? अमेठी का जो है वो आपका क्या है? भूल गए। अमेठी का कौन सा गंज है, मुझे याद था, गौरीगंज। अमेठी का क्या है? गौरीगंज। अकबरपुर, अकबरपुर माती किसका है आपका? कानपुर देहात, कानपुर का। ठीक है ना? विस्तारित है। तो अब पेपर में आएगा कि जो अपना भावर क्षेत्र है, ये कहां से कहां तक पाया जाता है। भाई ये समय ना, जो आपका यूपीट वाला सी आयोग है, वो अलग लेवल का क्वेश्चन पूछता है, या यूपी जी के या यूपी पीसीएस है, कुछ भी है, अपना सोच उतना तक डेवलप कीजिए। तो ध्यान देना, जो अपना भाबर क्षेत्र है, यह क्षेत्र पश्चिम के सहारनपुर से, पश्चिम के सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर पडरौना तक है। अच्छा, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक है, पश्चिम से पूर्व तक। पश्चिम इधर है, पश्चिम इधर है। पश्चिम क्या है बेटा? सहारनपुर है भैया। पश्चिम में क्या है? सहारनपुर। और ये सहारनपुर से होते हुए पूर्व की तरफ, किसकी? पूर्व की तरफ, कहां तक? देवरिया और कुशीनगर तक फैला हुआ है। देवरिया और कुशीनगर तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में भावर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं, चौड़ाई कम होती जाती है। यानी कि एक पॉइंट लिख सकते हैं कि पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व जाने पर भावर, भावर क्षेत्र की चौड़ाई कम हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जब हम लोग पश्चिम से पूर्व जाने पर जो भावर क्षेत्र की चौड़ाई है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पॉइंट वाला है। भावर क्षेत्र की भूमि कैसी है? कंकड़ पत्थरों से निर्मित होती है। भावर क्षेत्र की जो भूमि है कैसे है? यह जो क्षेत्र की भूमि है, यह कंकड़ पत्थर यानी कि पथरीली भूमि है। भावर क्षेत्र का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जनपदों में भी है। यानी कि सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, देवरिया और कुशीनगर में क्या फैला हुआ है भैया? भावर क्षेत्र होता है, जहां पर क्या पाएंगे आप? कंकड़ पत्थर पाएंगे। तो कंकड़ पत्थर किस किस जिले में मिलेंगे? बहुत बढ़िया, जहां पे भावर क्षेत्र है। भावर क्षेत्र कहां पर है? गुरुदेव, पश्चिम में सहारनपुर और पूर्व में देवरिया, पूर्व में देवरिया। अच्छा, और गुरुदेव कहाँ? पडरौना, कुशीनगर, पडनौरा, कुशीनगर तक गुरुदेव है। अच्छा, इसके साथ साथ और जिले बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए। भावर क्षेत्र में नदियां कैसी रहती हैं? लुप्त रहती हैं। भावर क्षेत्र में नदियां क्या रहती हैं? विलुप्त रहती हैं। अच्छा, क्यों विलुप्त रहती हैं? क्योंकि भैया आप कंकड़ पत्थर पे पानी डालिए, दिखाई देगा नहीं, उसके होल में क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। लेकिन जहां पर वो जाकर कम हो जाएगा, वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हम कहते कंकड़ पत्थर आप यहाँ पे ढेर सारा रख दीजिए, आप पानी डालिए, पानी डालेंगे तो क्या उसके ऊपर नहीं रहेगा? क्या नहीं?
वो गुरुदेव घुस के कहीं और से बहना शुरू होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जो भावर क्षेत्र में नदियां लुप्त रहती हैं, विलुप्त रहती हैं, नहीं दिखाई देती, लेकिन तराई क्षेत्र में पुनः क्या हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। ये पॉइंट वाले ध्यान देना कि भावर क्षेत्र में नदियां विलुप्त होती हैं, तराई क्षेत्र में पुनः क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं, रूप प्रकट हो जाती हैं। भावर क्षेत्र की भूमि कैसी होती है, यह हमारी भूमि कंकड़ और पथरीली होती है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह पश्चिम के सहारनपुर से लेकर पूर्व के देवरिया कुशीनगर तक फैला हुआ है, यानी पडरौना तक फैला हुआ है। अन्य जिले जैसे बिजनौर है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर और क्या है, लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा क्या है, हापुड़ है। क्या है, हापुड़ है। समझ में आया क्या? अच्छा, अब भाबर क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज्यादा होती है और पूर्व में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पश्चिम में लगभग कितना है, 34 किलोमीटर है। क्लियर है? अगला देखिएगा, इस क्षेत्र की नदियां मैदानी भाग में जड़ोल पंख, जड़ोल शंख, बिशपड़, गोखुर झील, बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं। ध्यान देना, इस क्षेत्र की जितनी भी नदियां होती हैं, इस क्षेत्र की जितनी भी नदियां होती हैं, कौन क्षेत्र की, भावर क्षेत्र की। जब भावर क्षेत्र की नदियां जब मैदानी क्षेत्र में निकलेंगी, यानी कि तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, जब पहाड़ों से जब नदियां निकलती आप देखते हैं, जड़ों पंख बाढ़ बना लेती हैं, तो क्या निर्माण करती है, तो जो ये नदियां होती हैं, किस क्षेत्र की नदियां, अरे भैया भावर क्षेत्र की नदियां। भावर क्षेत्र की नदियां जब मैदानी क्षेत्र से, अरे भैया ये क्या है, कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, और जब ये तराई पानी रिसता हुआ तराई क्षेत्र में निकलेगा, महीन कड़ वाले क्षेत्रों में निकलेगा, मैदानी क्षेत्रों में निकलेगा, तो किसका निर्माण करेंगी, जड़ोल पंख का निर्माण करेंगी, जड़ोल संघ का निर्माण करेंगी, विसर्पण का निर्माण करेंगी, गोखुर झील का निर्माण करेंगी, और बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं। जड़ोल पंख, जलोढ़ संघ, विसर्पण, गोखर गोखुर झील और बाढ़ के मैदान क्षेत्र का निर्माण कौन करता है भैया, भाबर क्षेत्र की नदियां करती है। तो भाबर क्षेत्र की नदियां मैदानी भागों में, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा तराई क्षेत्रों में जड़ोड़ पंख, जड़ोड़ संघ, विसर्पण, गोखुर झील और बाढ़ के मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। समझ में आया ना? आगे, भाबर क्षेत्र किसी की दृष्टि से उपयोग में नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, तो यहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यह कृषि की दृष्टि से योग्य भूमि नहीं है। अगला, भाबर क्षेत्र के बाद क्या बेटा, तराई क्षेत्र, और ये सब क्या है, उत्तर के भाबर और तराई क्षेत्र। समझ आया ना? अच्छा, अब जब भाबर खत्म होगा तो क्या आएगा, तराई आएगा। भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। पहले क्या पाई जाती है, पहले इस प्रकार से पाई जाती है भाबर, भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के ठीक नीचे पतली पट्टी में क्या पाई जाती है, तराई क्षेत्र। उत्तर ऊपर है, उत्तर दिशा ऊपर है, और ठीक नीचे क्या है, दक्षिण है। तो लिख सकते हैं कि भावर क्षेत्र के दक्षिण तरफ की ओर, भावर क्षेत्र के ठीक नीचे या दक्षिण तरफ की ओर क्या पाई जाती है, तराई क्षेत्र पाई जाती है। देखिए, भाकर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है, जो दलदली और गाद मिट्टी वाले अवसादों से निर्मित होती है। तराई क्षेत्र कैसी होती है, तराई क्षेत्र दलदली है और क्या है, गाद मिट्टी है। अच्छा, जब दलदली और गाद मिट्टी है तो यहां पर क्या रहेगा भैया, यहां पर रहेगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव रहेगा। क्या रहेगा, कुप्रभाव रहेगा। क्या रहेगा, कुप्रभाव। दलदली और गाद मिट्टी होने के कारण जो तराई क्षेत्र में लोग क्या होते हैं, ज्यादा बीमार होते हैं। अब गुरुदेव कहें कैसे, अरे भैया दलदली मिट्टी है तो जाहिर सी बात वहां पे विभिन्न प्रकार के क्या रहेंगे, गैसें रहेंगे, वहां पे मच्छर
बहुत ज्यादा रहेंगे, तो इसलिए वहां पे क्या रहेंगी, बीमारियां ज्यादा होंगी, बीमारियां ज्यादा होंगी। तराई क्षेत्र की चौड़ाई पूर्व उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर है, जिसमें देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच के क्षेत्र हैं। और पश्चिम में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में अंतर कमी आती जाती है। अभी एक बात ध्यान देना, जस्ट उल्टा, किसका जस्ट उल्टा बेटा, किसका जस्ट जस्ट उल्टा, किसका जस्ट उल्टा, ध्यान देना है यहाँ पे, भाखर क्षेत्र का जस्ट उल्टा, किसका, भाखर क्षेत्र का जस्ट उल्टा। भाखर में देख रहे थे तो पश्चिम से पूर्व जाने पर क्या भाखर क्षेत्र की चौड़ाई कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पूर्व से, कहां पर बेटा भैया, पूर्व से पश्चिम, जस्ट उल्टा, पूर्व से पश्चिम जाने पर चौड़ाई कम होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है, ध्यान देना, ठीक है ना। और तराई क्षेत्र समतल और क्या होते हैं, नम होते हैं, और इसका निर्माण किससे होता है, महीन अवसादों से हुआ है। क्लियर है। आगे, तराई क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण दलदली मैदान पाए जाते हैं। जो हमारे तराई क्षेत्र होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वर्षा का अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, दलदली मैदान पाए जाते हैं। बीते वर्षों में हुए भूमि सुधार के कारण तराई क्षेत्र उपजाऊ बन चुका है। यानी जो तराई क्षेत्र होता है क्या होता है, ये हमारा उपजाऊ होता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में गन्ना, धान, गेहूं, जूट फसल का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। तराई क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दलदली, दलदली मिट्टी पाई जाती, इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। तराई क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साकू इत्यादि के वृक्ष और लंबी घास पाई जाती है। तो तराई क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साकू, साल, हल्दू, सेमल, साकू, साल, सेमल, साकू, हल्दू, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और लंबी घास वाले, लंबी घास वाले, लंबी घास पाई जाती है और ये वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा जो था आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, गंगा यमुना का दोआब के नाम से जानते हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर क्षेत्र के मध्य के क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया, ध्यान देना, दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। ध्यान देना, उत्तर का दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये दक्षिण का क्या है, नीचे दक्षिण का पठारी क्षेत्र, और उत्तर का तराई एवं भाबर क्षेत्र के जो मध्य में स्थित है, ये गंगा यमुना का क्या होता है, दोआब होता है। क्या होता है, गंगा यमुना का दोआब होता है, ठीक है ना। इसको 3 उपभागों में बांटा गया। सबसे पहला गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्य मैदानी प्रदेश, और तीसरा है गंगा यमुना का या गंगा का पूर्वी मैदान, जैसे कि गंगा का पूर्वी मैदान। अच्छा, गंगा के पूर्वी मैदान में देखेंगे, जब यमुना प्रयागराज में गंगा से आकर मिल जाती है तो मध्य मैदानी क्षेत्र बनाती है और ये पूरब की ओर जाती है, जैसे वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही आती। क्लियर है। अब देखिएगा मध्य का मैदानी क्षेत्र क्या है, मध्य का मैदानी क्षेत्र क्या है, मध्य का मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब, यह बहुत क्या होती है, अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। यानी कि यहाँ पर कृषि बहुत अच्छे से की जा सकती है। और गंगा यमुना के दोआब या मध्य मैदानी के क्षेत्र में रबी और खरीफ की फसल उगाई जाती है। रबी और खरीफ की फसल का मतलब है गेहूं, गेहूं, धान, ज्वार और चना और दलहनी, जितने भी फसलें होती हैं ये सभी सभी उगाई जाती है। कहां पर, उत्तर मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के दोआब, ये सब क्या होती है, सबसे अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें रबी और खरीफ की फसल उगाई जाती है। यमुना एवं गंडक नदियां
इस विशाल मैदानी क्षेत्र के क्रमशः पश्चिम और पूर्वी सीमाओं का निर्धारण करती है। ध्यान देना, यमुना और गंडक नदियां पश्चिम और पूर्वी सीमाओं का निर्धारण करती है। तो पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन करता है? यमुना नदी करती है। और पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? गंडक नदी करती है। मतलब कह सकते हैं जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है या गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? एक पूरब है, एक पश्चिम। जैसे मान लीजिए मैं हूं मध्य का मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब, मेरा विस्तार कहां से कहां तक है? तो पूर्व में जाएंगे तो गंडक नदी, पूर्व की तरफ जाएंगे गंडक नदी, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यमुना नदी है। पूर्व की तरफ गंडक नदी, पश्चिम की तरफ यमुना नदी है। और वहीं पर बात करें, ठीक है ना, तक है। क्लियर है ना? यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू द्वारा निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है। गंगा के मैदान का निर्माण भावर और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर नदियों द्वारा बहाई गई लाकर जड़ोड़ मिट्टी से हुआ है। यानी कि जड़ोड़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है? ध्यान देना, जड़ोड़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जड़ोड़ मिट्टी का मतलब है कांप, जो आप पढ़ रहे थे कांप, कांप पढ़े थे ना, कांप, कांप, खादर और बांगर है। अभी याद आया? खादर और बांगर, ये क्या है? ये सब जड़ोड़ मिट्टी है। ये कहाँ पाई जाती है? ये सब गंगा के मैदान क्षेत्रों या मध्य के मैदान क्षेत्रों में पाई जाती है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट या कांप मिट्टी उसकी संरचना के आधार पर गंगा मैदान को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? बांगर क्षेत्र, और दूसरा क्या है? खादर क्षेत्र। क्या है? बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अच्छा, बांगर क्षेत्र क्या है? पुरानी 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 निक्षेपित कांप, कांप और खादर का मतलब है नवीन निक्षेपित, निक्षेपित कांप। समझ में आया क्या? ये सब क्या होते हैं? ये बहुत ही एक जड़ोड़ मिट्टी होते हैं और यह एक उपजाऊ होती है जहां पर रबी और खरीफ की फसल उगाई जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र क्या है? यह वह क्षेत्र है जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और वहां पुरानी मिट्टी का जमाव होता है और हजारों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र की मिट्टी उर्वरा शक्ति काफी कम हो जाती है। जैसे प्रयागराज, प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आया, पहले आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ परतें जम गई थी और यहाँ पे कृषि करने की योग्य भूमि है, बट उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वही गंगा साइड की ओर जाएंगे, जैसे कि अगर हम वहाँ पे हमारे बगल ही प्रयागराज के जो मैदानी भाग है वहां पे जाएंगे तो वहां पे इस समय बाढ़ का चल रहा है। तो जहाँ पे बाढ़ का मतलब होता है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे कछार से जहाँ नदियों का पानी प्रतिवर्ष मिट्टी की एक परतें जमा देता है और यह क्या हो जाता है? अत्यंत उपजाऊ हो जाता है। तो इसीलिए बोले बांगर का मतलब पुरानी निक्षेपित का, मतलब कि बहुत ही पुराने, एक आध हजार वर्ष पहले में एक बार बाढ़ आई थी जिसकी वजह से एक परत जम गई थी। और खादर क्षेत्र का मतलब है हर साल बाढ़ आएगा, एक परत जमेगी और हम लोग बुआई करेंगे, उपज अच्छी होगी। समझ में आया क्या? कछारी क्षेत्र यानी जो कछार होते हैं, कछार और भैया कछार देखते नहीं, जहाँ पे बाढ़ आता है, कहते हैं ना कि अरे हमारे गाँव में बाढ़ आ गया कछार क्षेत्र में है। गंगा के संपूर्ण मैदान प्रदेश की समुद्र तल से जो ऊंचाई है 50 से 300 मीटर है, MSL। खादर क्षेत्रों में नदियां द्वारा अधिक उपजाऊ आवरण क्षय होने से बीहड़ों के भी निर्माण होते हैं। मतलब जो खादर क्षेत्र होते हैं, खादर क्षेत्र में क्या आता है? बाढ़ आता है। और जब बाढ़ आता है खादर क्षेत्रों में, खादर क्षेत्र का मतलब जहाँ पे बाढ़ आता है हर साल, और जब बाढ़ बहुत तेज आई तो वहां की मिट्टी काट के क्या कर दी? बहा दी। मिट्टी काट के क्या कर देती? बहा देती है, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं? बीहड़ बन जाते हैं।
क्या बन जाते हैं? बीहड़ बन जाते हैं, जहाँ पे डाकू चोर रहने लगते हैं। अरे गड्ढे में तो रह गए, गड्ढे बना देते हैं, काट काट के मिट्टियों को क्या बना देते हैं? बीहड़ बना देते हैं। कौन बीहड़ बनाता है? ये जो हमारे खादर क्षेत्र की नदियां होती, जैसे यमुना और चंबल के तटवर्ती बीहड़, कहते हैं ना चंबल, चंबल के जो बीहड़ थे उसमें डाकू रहते थे। तो यमुना और चंबल के जो तटवर्ती जितने भी बीहड़ हैं वो खादर क्षेत्र में आए हुए बाढ़ों के कारण बना हुआ है। और इन बीहड़ों की मिट्टी नितांत अनुपजाऊ होती है, मतलब बीहड़ में अनुपजाऊ होती है, क्योंकि बीहड़ है, बीहड़ है तो भैया वहां पे क्या काहे कर सकते, क्योंकि कट के बह जाता है वहां पे सब कुछ। ठीक है ना। एक नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख देना, गंगा के मैदान का निर्माण अभिनूतन यानी सीनो जोइक एवं अति नूतन युग यानी नियो जोइक में नदी घाट में अवसादीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ, जो कि गंगा के मैदान का निर्माण भूगर्भिक काल की दृष्टि से प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। क्लियर है? क्लियर है। तीसरा है यहाँ पे दक्षिण का पठारी क्षेत्र। क्या है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब दक्षिण का पठारी मतलब सबसे नीचे वाला। सबसे पहले मैंने उत्तर का खादर, उत्तर का आपको पढ़ा है यहाँ पे, ये देखिएगा, उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र यानी गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब, और लास्ट में आप देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र मैदान क्षेत्र के ठीक नीचे दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ी पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीप भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही एक उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। तो बुंदेलखंड के पठार किसे कहते हैं भैया? दक्षिण का पठारी क्षेत्र को बुंदेल के पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? बुंदेल के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तरी सीमा पर यमुना व गंगा नदियां और दक्षिणी सीमा पर क्या है? विंध्य पर्वत की श्रेणियां है। ध्यान देना, इसके उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा की तरफ गंगा यमुना और दक्षिणी सीमा पर क्या है? विंध्य पर्वत की श्रेणियां है। इसके पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी है और पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? केन नदी करती है। अब मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरब की तरफ, ये पूरब की तरफ कहां तक फैला हुआ है भैया? केन नदी तक है। यह पूरब की तरफ कहां तक फैला हुआ है? केन नदी तक। और वहीं पे मैदानी क्षेत्र की बात करें तो गंडक नदी था। क्या था? गंडक नदी था। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो बेतवा नदी है, लेकिन वहीं पे मध्य वाला मैदानी क्षेत्र मैंने आपको बताया था क्या था? यमुना नदी था। और इसमें इसमें उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है? बेतवा नदी कर रही है, मतलब बेतवा नदी तक ये फैला हुआ है। उत्तरी सीमा पर कहां तक है? गंगा यमुना का दोआब है। और दक्षिण सीमा क्या है? विंध्य पर्वत की श्रेणियां है। समझ में आया? दक्षिण विंध्य पर्वत की श्रेणियां, उत्तर में गंगा यमुना का दोआब, पश्चिम में बेतवा नदी और पूर्वी में क्या था? केन नदी था। क्या था? केन नदी था। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। क्या है? दक्षिण से उत्तर तरफ की है, मतलब ये दक्षिण हो गया, दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या है? ढाल है। क्या है? ढाल है। समझ में आया ना? बुंदेलखंड पठार के क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का हिस्सा भी शामिल है, जैसे सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियां और सोन नदी का क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। बघेलखंड का मतलब होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बुंदेलखंड पठार में कुछ अंश बघेलखंड के भी सम्मिलित हैं, जैसे सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियां और सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के अंतर्गत आता है। दक्षिण पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है? 300 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र के सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां। यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं निस चट्टानों से निर्मित है। यह किससे मिलकर बना हुआ है? ये प्राचीन चट्टानों और निस चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जिसे विंध्य के श्रेणियां कहते हैं, विंध्य की पर्वत कहते हैं। यह भूमि प्रायः ककरीली और क्या है? उजाड़ है। जब ककरीली और उजाड़ है तो यहाँ पर क्या हम खेती कर सकते हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पहाड़ियों का आवरण क्षय के कारण घसित और अवशिष्ट रूप में पाई जाती है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियां
चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोस है, जिसमें चंबल, बेतवा और केन पठार को काटती हुई यमुना में और सोन व टोंस गंगा में मिलती है। ठीक ना। अच्छा, टोस गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है करछना यानी कि सिरसा, प्रयागराज की सिरसा। अरे भाई बगल ही है, काम रे है, बगल ही है गंगा के। नदियों के पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियां पाई जाती हैं और पहाड़ों में जल स्रोत मिलते हैं, और नदियां अनेक स्थानों पर जल प्रपातों का निर्माण करती है। मतलब यहाँ पे जो नदियां होती है ऊपर पहाड़ों क्षेत्र में घाटियां पाई जाती हैं और जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। दक्षिण पठारी क्षेत्र का अधिकांश भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान देना, दक्षिणी का जो अधिकांश भूमि है ये कृषि के लिए उपयोग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भूमि कृषि के लिए उपयोग है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कृषि योग्य भूमि नहीं है। जहां पे लाल मिट्टी पाई जाएंगी वहां पे एक बात ध्यान देना कि क्या पाया जाएगा, यहाँ पे ककरीली और उजाड़ मिट्टी मिलती है, जो कि क्या होती है, पत्थर के रूप में होती है, चट्टे बना के रहती है। दक्षिण पठारी क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं, चना है, अरहर है, सरसों है, ज्वार और क्या होती है, गेहूं होती है, जहां पर पानी की डिमांड कम रहती है। तो पठारी क्षेत्रों में, दक्षिण पठारी क्षेत्रों में कौन कौन सी फसल? चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं। चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं। मध्य में खरीफ और रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इसको मैंने वन शॉट में बहुत अच्छे से पूरा आपका मैंने टॉपिक समझाया है। वो क्या है हमारा, वो रहा यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, भौगोलिक संरचना या भूगोल, जो बात करिए पूरा पूरा मैंने पढ़ाया है ए टू जेड, एक भी इसमें टॉपिक आपका छूटा नहीं है। अच्छा, जो जैसे छूटे हैं कि गुरुदेव ये किससे जिला कहाँ से ये मतलब सीमाएं साझा करता है, वो शॉर्ट में बता दूंगा, अलग की बात है। बट ये आप जितने भी स्टैंडर्ड किताब उठाएंगे सभी का मैंने यहाँ पे निचोड़ आपको समझाया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।